Hey guys, welcome to my channel Be with Chemistry. So as you know कि मेरा चैनल है फॉर क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट. सो हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोल्यूशन. सो आप सबको पता है सोल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आता है और फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास की स्पेशली बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ईजी है. सो इस पे तो आपको अपना कमांड बना ही लेना चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि चैप्टर का नाम है सोल्यूशन, तो हम सोल्यूशन की डेफिनेशन से ही इसको स्टार्ट करते हैं. तो सोल्यूशन क्या है? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances which lose their individual identities and can't separate by simple method. तो solution एक तो अपना homogeneous mixture हो गया. homogeneous mixture है कि अगर वो mix है तो हम उसको homo मतलब same, बिल्कुल similar दिखेंगे वो. For example मैं आपको दूध और पानी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है homogeneous mixture का. solution दो या दो से ज़्यादा substances का हो सकता है और वो अपनी individual identities lose कर देते हैं आफ्टर solution बनने के बाद. इसका अच्छा एग्जाम्पल आप दूध और पानी ही ले सकते हैं. इनको हम सिंपल मेथड से बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते. यहाँ पे बाइनरी सोल्यूशन जो होता है वो होता है टू कंपोनेंट, यानी टू कंपोनेंट का जब कोई सोल्यूशन होता है उसको हम बाइनरी सोल्यूशन बोलेंगे. और बाइनरी सोल्यूशन ही हमें अपने क्लास 12 के चैप्टर में पढ़ना है. यानी अपने सोल्यूशन में हमें सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन से लेना देना है. बाकी टू और मोर सब्सटेंसेस का बनता है बट हमारा इनसे ज़्यादा डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है. हमें सिर्फ सोल्यूशन की डेफिनेशन पे ही फोकस करना है. दूसरी चीज़ देख लेते हैं. तो अगर कोई भी सोल्यूशन बनता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट. सॉल्यूट वो होता है जो स्मॉलर अमाउंट में है और सॉल्वेंट वो होते हैं जो आपको लार्जर अमाउंट में मिल रहे हैं. सो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसके दो कंपोनेंट हो गए सोल्यूशन के लिए. मैं एग्जांपल के लिए आपको दे सकती हूँ. अगर आप दूध में चीनी मिला रहे हैं और दूध आपका लार्जर अमाउंट में है तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा और चीनी आपका सोल्यूट हो जाएगा. चलो ये तो नेक्स्ट चीज़ पे अब आते हैं हम. अब हम पढ़ेंगे सोल्यूशन के टाइप्स. सो सोल्यूशन के टाइप सबसे पहला टाइप होता है गैसियस सोल्यूशन. गैसियस सोल्यूशन हम उस सोल्यूशन को बोलते हैं जिसमें सॉल्वेंट अपना गैसियस स्टेट में हो. सॉल्वेंट मतलब कि जो लार्जर अमाउंट में होता है. लिक्विड सोल्यूशन हम किसे बोलेंगे? जिसमें सॉल्वेंट अपना लिक्विड स्टेट में हो. और सॉल्वेंट हम किसे बोलेंगे? जो लार्जर अमाउंट में होता है. और सॉलिड सोल्यूशन क्या होगा? जिसका सॉल्वेंट अपना सॉलिड स्टेट में हो. तो ये बहुत इजी है इस चीज़ को समझना, बट ये चीज़ आपको इनकी डेफिनेशन ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है. ईजी है वैसे भी. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इससे रिलेटेड वो है ये टेबल. ये टेबल आपके लिए लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे 1 मार्क्स का तो आपको दिख ही जाएगा क्वेश्चन. तो स्टार्ट करते हैं इस टेबल को. तो पहला जो है गैसियस सोल्यूशन. गैसियस सोल्यूशन में क्या है? आपके सॉल्वेंट सारे के सारे गैस हो जाएंगे और इसमें हम सल्यूट हमारे कुछ भी हो सकते हैं. यानी गैस में गैस डाल सकते हैं, गैस में लिक्विड डाल सकते हैं और गैस में सॉलिड डाल सकते हैं. तो ये टेबल आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये टेबल आपको देखना ही पड़ेगा. साथ ही मैं आपको अपने टेबल की एक खास बात बता दूँ. तो आपको मैंने बुक से बिल्कुल हटके एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल जनरल एग्जाम्पल दिया है जो आप आसपास देख सकते हैं. इनको रिमेंबर करना भी आपके लिए बहुत ईजी होगा. तो आप मेरे ही टेबल को देखिए, बुक पे ध्यान दे ना दे इस टेबल को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा. नेक्स्ट चीज़ जो हम स्टार्ट करते हैं, हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स. सो कंसंट्रेशन टर्म हमारी दो टाइप की होती है. एक होती है वॉल्यूम रिलेटेड और एक होती है मास रिलेटेड. वो तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी. एक चीज़ जो आप ध्यान रखेंगे, जो वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो मास रिलेटेड होते हैं वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं. इनको टेम्परेचर से इनका कुछ लेना देना नहीं होता. बस यही यहाँ पे इतनी सी ही बात याद रखने वाली है. अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ये है आपके कुछ फॉर्मूले. एक पहला जो है वो है मास परसेंटेज. मास परसेंटेज याद रखना बहुत इजी है. नीचे देखिए मास ऑफ सोल्यूशन और ऊपर क्या है? मास ऑफ कंपोनेंट. यानी कि जैसे सपोज अगर मैंने एक कंटेनर लिया और उसमें मैंने मिल्क डाला और उसमें मैंने चीनी भी डाला, ठीक है. तो अगर मुझे चीनी का मास परसेंटेज निकालना है तो वो मेरा ऊपर मास आ जाएगा, मास ऑफ शुगर, और नीचे मैं ओवरऑल मास ऑफ इस सोल्यूशन का ओवरऑल मास मैं नीचे रख दूंगी. और परसेंटेज है तो हमें 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फाइन. सेम उसी तरह से हम वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लेंगे. मुझे जिस भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है मैं उसका वॉल्यूम ऊपर रखूंगी और टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का नीचे रखूंगी. और एज यूजुअल परसेंटेज है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें हैं. एक तो है मोलैरिटी और एक है मोलैलिटी. ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये चीज़ें आप 9वीं में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने कई बच्चों को देखा है वो इस मोलैरिटी में और मोलैलिटी में कई बार कंफ्यूज रहते हैं. तो ये कंफ्यूजन आज आप इसी वक्त दूर कर लीजिए. जो मोलैरिटी है इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और जो अपना मोलैरिटी है
इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस मोलैरिटी को ही इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, मोलैरिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नीचे हमें क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ऊपर क्या रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये रहा अपना। हम नंबर ऑफ मोल्स बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये बहुत इजी फॉर्मूला है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने देख लिया। अब एक चीज़ ध्यान जो रखना है हमें, नीचे हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन में लीटर्स में गिवन है देन वेल एंड गुड, बट अगर हमें मिलीलीटर में गिवन है, ज़्यादातर केस में वो हमें मिलीलीटर में ही देगा क्योंकि उसका काम है हमें फंसाना। सो हमें मिलीलीटर देख के हमें जस्ट फट से उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम उस जो फ्रैक्शन है इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें लीटर्स में चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं नीचे, तो ये है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में आपको क्या ध्यान रखना है, स्मॉल m से एक तो रिप्रेजेंट कर देंगे हम इसे, ऊपर इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही रखेंगे, लेकिन जो डिफरेंस आने वाला है वो है यहाँ पे हमें रखना है मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे हम सोल्यूशन का वॉल्यूम रखते थे सोल्यूशन का, लेकिन यहाँ पे हमें क्या रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि जो हमें लार्जर अमाउंट में जो हमारे पास है। फाइन, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, हमें केजी में ही चाहिए होता है, बट अगर हमें 1 ग्राम में दे रखा है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये बिगेस्ट मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करके आ जाते हैं, उनको याद नहीं रहता उस टाइम पे कि हमें केजी में रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमारे पास ग्राम में गिवन है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इनकी थोड़ी सी हम यूनिट पे भी फोकस कर लेते हैं। तो जो अपना मोलैरिटी होता है इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, क्योंकि नीचे में वॉल्यूम है, ऑब्वियस है। और जो मोलैरिटी होता है इसका अपना होता है मोल पर केजी, क्योंकि नीचे में क्या है, इसका मास है। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम शॉर्ट में ppm भी लिख देते हैं। इसको अगर देखा जाए तो मास ऑफ कंपोनेंट ऊपर रखेंगे और मास ऑफ सोल्यूशन नीचे रखेंगे, जैसा कि हम मास परसेंटेज में करते थे सेम वैसा ही है। बट यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 6 से। क्यों करना है, वहाँ पे मास परसेंटेज था, परसेंटेज का तो हमें पता है हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, बट यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन है और मिलियन के लिए हम क्या करेंगे, हम 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे सपोज कि ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट है। फाइन, इसका हमने एक सोल्यूशन बना लिया, इसको हमने एक कंटेनर में ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा कंटेनर हो गया, इसमें हमारा ए कंपोनेंट है, इसमें हमारा बी कंपोनेंट है। यहाँ पे जो Na है इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यहाँ पे जो Nb है इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। फाइन, और नीचे हम जितने भी हमारे पास कंपोनेंट होंगे सोल्यूशन में ए बी थे, तो मैंने Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रख दिया। अगर यहाँ पे सी डी प्रेजेंट होते और मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मतलब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना होता, तो नीचे मैं नंबर ऑफ ऐड कर देती, मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, ये सब के सब मैं इधर नीचे ऐड कर देती, क्योंकि नीचे मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन चाहिए होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसी तरह से जो मोल फ्रैक्शन इसको हम जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जीटा ए लिखूंगी मैं, अगर मुझे बी का निकालना है तो जीटा बी लिखूंगी। अब जो मेन चीज़ आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई जगह हमें काम आती है, मतलब हर जगह मैक्सिमम टाइम हमें ये चीज़ याद रखनी होती है, लेकिन हम इसे भी भूल जाते हैं। तो होता क्या है, सोल्यूशन में जैसे जीटा, यहाँ पे मेरा जो सोल्यूशन था उसमें सिर्फ ए और बी कंपोनेंट था, तो इन दोनों का सम क्या है, 1 है। बट अगर मेरे सोल्यूशन में ए बी है, बी बी है, सी बी है, डी बी है, सपोज डी तक मेरे पास कंपोनेंट है, तो वहाँ पे जीटा ए प्लस जीटा बी प्लस जीटा सी प्लस जीटा डी किसके इक्वल हो जाएगा, ये सब के सब इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन किसी भी सोल्यूशन का सम कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर बातें हैं जो हमें बिल्कुल याद रखनी है। हमें छोटी छोटी यही बातें होती है जो हमें बिल्कुल रखने, जो हम एग्जाम टाइम पे कई बार भूल जाते हैं, या इनकी वजह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। तो सबसे पहली चीज़, ये तो सबको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है, बट ये बहुत कम लोगों को ही याद रह पाता है कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। मेरा ये दिखाने का मतलब ये था कि मैं आपको ये वाला रिलेशन बताना चाहती थी कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। तो ये तो देख के आप बोलेंगे हाँ ये तो हमें पता है, बट डेंसिटी इज इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम।
ये चीज़ हमने पढ़ी है। बट जब बारी आती है मास निकालने की और हमें डेंसिटी उधर गिवन होता है, फिर भी हमारा दिमाग काम नहीं करता कि हम डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके मास इजीली गेट कर सकते हैं, बट हमें ध्यान नहीं रहता। सो इसीलिए मैंने इनको पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखा है, जो आपको एग्जाम टाइम में याद रखना है। एक रूल होता है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ये रूल हमें क्या कहता है, तो चलिए इसको समझते हैं। सपोज कि हमने एक कंटेनर ले लिया, ये पहले हमारा इसका था m1, जब इसकी वॉल्यूम v1 थी तब इसका मोलैरिटी क्या था, m1। बाद में मैंने इसका वॉल्यूम अगर v2 कर दिया तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई, m2 हो गई इसकी मोलैरिटी। ठीक है, तो ये मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन ये कहना चाहता है कि ये जो m1 और जो m2 है, इनका प्रोडक्ट इक्वल किसके होगा, m2 और v2 के। फिर से गौर कीजिए, इनका प्रोडक्ट, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इनका प्रोडक्ट यानी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू जो दूसरे का वॉल्यूम होगा उसके। ठीक है, जो लास्ट चीज़ है, ये रिलेशनशिप आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं कहूँगी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ अगर आप रिमेंबर कर ले तो अच्छी बात है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज थी जो आपने 11th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ से आपका मेन चीज़ शुरू होता है, मेन चैप्टर एक तरह से शुरू होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को एक बार हम डीपली थोड़ा समझते हैं। देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो डेफिनेशन तो आप समझ गए, बट मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सपोज मैंने ये पानी लिया, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास है ये वाटर। अब इस वाटर में मैं क्या ऐड करूँगी, शुगर। मैंने इसमें क्या ऐड करा, शुगर। तो ये कंटेनर रहा मेरा, इसमें मेरे पास वाटर था, मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया। फाइन, शुगर ऐड किया मैंने इसमें। अब मैं कितना अमाउंट ऑफ शुगर इसमें ऐड कर सकती हूँ, मैक्सिमम। वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर जो मैं इसमें डिज़ोल्व करती जाओ, जब तक डिज़ोल्व होता रहेगा वो अमाउंट मेरा क्या कहलाएगा, वाटर की वो सॉल्युबिलिटी होगी कि वो सॉल्युबल कर पाया इतना। हाँ, तो इस तरह से देखेंगे हम, जैसे कि 1 kg ऑफ वाटर अगर हम 1 लीटर ऑफ वाटर अगर हम ले लेते हैं और इसमें सपोज 250 ग्राम ऑफ शुगर इसमें मिलाया हमने। ठीक है, तो वो मिक्स हो गया। फिर मैंने 300 ग्राम ऑफ शुगर मिलाया तो उसमें वो भी मिक्स हो गया। फिर आगे मैं और मिलाती गई और जब मैंने उसमें 700 ग्राम ऑफ शुगर मिला दिया, देन हमने देखा कि इसके आगे अब वो सॉल्युबल नहीं हो रहा है, वो सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है उसमें। सो इसका मतलब क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है। समझ आया आप लोगों को? अब जो नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं, सॉल्युबिलिटी की टाइप्स। वैसे तो सॉल्युबिलिटी आपको इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अगर नॉलेज में हो तो आपका आगे कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ आएगी जिनमें आपका इनका यूज़फुल है। यहाँ पे अगर हम देख ले तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अगर हम देखें, क्या देखिए, यानी कि लिक्विड है मेरे पास और लिक्विड में मैं क्या मिला रही हूँ, सॉलिड मिला रही हूँ। मैंने लिक्विड का एक लिया कंटेनर में लिक्विड और उसमें मैंने सॉलिड मिलाया। ठीक है, सोल्यूशन बन गया, फॉर्म हो गया सोल्यूशन। अब किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा ये देखते हैं। तो नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऑब्वियस है कि सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे अपना सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, और सल्यूट क्या है, सॉलिड। ये दोनों के उस पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि इट फॉलोज अ लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सल्यूट डिजॉल्व इनटू पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सल्यूट डिजॉल्व इनटू नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब कि ये दोनों के ही नेचर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट चीज जो है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। कैसे? अगर इधर डाइसोलेशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक आप सबको पता है जो हीट रिलीज करता है। याद रखने का तरीका एक्स यानी कि एग्जिट, और एग्जिट मतलब बाहर जाना, रिलीज करना। सो एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट रिलीज करे। तो अगर हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है अगर वो एक्सोथर्मिक है, यानी जब हमने इस लिक्विड में सॉलिड डाला और वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन जाता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी एज द टेम्परेचर इंक्रीज। यानी कि टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड है। अगर मैं टेम्परेचर को, ये आप देख लीजिएगा, ये साइन इंक्रीज का होता है और ये साइन डिक्रीज का होता है। सो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूँ तो मेरी सॉल्युबिलिटी कब डिक्रीज हो जाएगी, जब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि हीट तो रिलीज हो जा रही है ना। अब हीट रिलीज हो रही है, आप एक चीज़ गौर कीजिए, मैं पानी में अगर मुझे किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, पानी में जब मैं चीनी मिला रही थी और मुझे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, मुझे और चीनी मिक्स करना है। मैंने 700 ग्राम किया, इसके आगे मिक्स नहीं हो रहा है, बट मुझे उसमें 900 ग्राम मिक्स करना है, मुझे 200 ग्राम और ऐड ऑन करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको हीट दूंगी। आप गौर कीजिएगा, अगर मैं उसको गैस पे जलाऊँ तो ड्यू टू हीट वो चीनी उसमें मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह से और डिज़ोल्व हो जाएगा। उसकी भी एक लिमिट होगी, बट टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिज़ोल्व हुआ। ठीक है, लेकिन
क्योंकि वो वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक है, वो हीट गेन कर रहा है। बट अगर हमारा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ, क्योंकि वो तो और एनर्जी रिलीज करने लग जाएगा, एनर्जी रिलीज कर दी तो वो डिजोल्व नहीं होगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। बट दूसरी तरफ अगर हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक बिल्कुल उसका अपोजिट, वो एंटर करने देता है, वो एंट्री लेता है, एनर्जी को गेन करता है। तो तब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो आप चीनी और शुगर के एग्जांपल से अच्छे से समझ जाएंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको टेम्परेचर वाला चीज़ समझ आया होगा। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो होता है अपना प्रेशर। प्रेशर पे इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, प्रेशर डोंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। ऑब्वियस है, प्रेशर कभी सॉलिड पे काम करता है, नहीं करता है। आई नो लिक्विड पे काम कर जाएगा, लेकिन सॉलिड पे करता है। तो इस केस में वो अगर हम सॉलिड को लिक्विड में करते हैं तो प्रेशर कुछ खास रोल नहीं करता है, यानी प्रेशर में कोई चेंजेस या प्रेशर कुछ अफेक्ट नहीं करता है। समझ आ गया आप सबको। जो दूसरी चीज़ है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लिक्विड में किसको मिला रहे हैं, गैस को मिला रहे हैं। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट देखा जाएगा। तो वो सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों के नेचर पे किस तरह से डिपेंड करेगा। तो द गैसेज विच कैन रिएक्ट विद सॉल्वेंट आर डिजोल्व बाय लार्जर एक्सटेंट एंड वाइस वर्सा। ऑब्वियस है, मान सपोज कि मैंने गैस लिया और मैंने उसको किसी लिक्विड में मिलाया, अगर वो गैस लिक्विड के साथ रिएक्ट हो सकता है तो वो डिज़ोल्व अच्छे से होगा, लार्ज एक्सटेंट मतलब बहुत अच्छे से होगा। और अगर वो नहीं हो सकता तो वो नहीं होगा डिज़ोल्व। अगर वो उससे कम रिएक्टिव है उस लिक्विड से तो वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगा। ये तो नेचर पर डिपेंड कर गया इस तरीके से। फाइन। जो नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करती हूँ तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज़ हो जाएगा। गैस समझिए इस बात को कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, टेम्परेचर इंक्रीज किया, लिक्विड गैस है ना, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज, गैस के मॉलिक्यूल और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और दूर दूर हो जाएंगे, गैस मॉलिक्यूल और दूर दूर होगा। इट मीन्स उसकी डिजॉल्बिलिटी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा मीन्स उसका उल्टा। प्रेशर का देखिए तो हाँ, प्रेशर का अच्छा रोल होता है इस वाले केस में। जब हम गैस को सॉलिड में मिक्स करते हैं तो गैस को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज होगी और इसका वाइस वर्सा। ठीक है। अब जो आती है चीज़ें, ये वो तो ऊपर वाली चीज़ें जो थी मैंने इंपॉर्टेंट वैसे भी मार्क कर रखा है, बट सॉल्युबिलिटी इतना कुछ खास डीप में आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बट ये जो हेनरीज लॉ है इसको तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इस पे 1 नंबर से लेके 3 नंबर तक आपके क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आ सकता है, यानी कुछ ना कुछ ज़रूर इससे आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले तो हेनरीज ने बोला क्या, हेनरी ने बोला इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इनटू अ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड अबव द लिक्विड। ये मास है m, ये p क्या है, प्रेशर अप्लाइड। तो वो जो अमाउंट ऑफ गैस हमने डिजॉल्व किया है ना, मतलब सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट क्या है हमारा, लिक्विड एक तरह से, सॉल्वेंट में हमने डिजॉल्व किया है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू द प्रेशर अप्लाइड अबव द लिक्विड। ऑब्वियस है। अब सपोज मैंने ये कंटेनर लिया, अभी भी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ये क्या था प्रेशर का, यही पढ़ा था ना कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, प्रेशर इंक्रीज करे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये चीज़ आपको समझ आ गया। अब इस चीज़ को याद रखते हुए आप नीचे आइए, आगे नीचे। अब नीचे ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर जो हमारा ये है मास ऑफ गैस डिजॉल्व इनटू अ सॉल्वेंट, मैंने एक लिक्विड लिया उसमें गैस मिलाया, ठीक है, एक समय तक वो डिजॉल्व होता गया, अब वो डिजॉल्व नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी, प्रेशर अप्लाइड करूँगी। तो जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड करूँगी उतना ज़्यादा वो उसमें सॉल्युबल होगा। तो इसने कोई गलत बात बोली नहीं, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम लोग, तो इक्वल्स टू में क्या लग जाएगा, के एच क्या होता है अपना हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि हेनरी ने अपना कांस्टेंट लगाया। और इसने दूसरी बात क्या बोली थी, दूसरी बात इसने ये बोली थी कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मैं आपको पार्शियल प्रेशर समझाती हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सोल्यूशन। सो इस चीज़ पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले चलती हूँ ब्लैंक पेज पे, और यहाँ पे मैं आपको कुछ टर्म्स समझाती हूँ। सबसे पहले ये आपका क्या हो गया, कंटेनर, ठीक है, ये ए का कंटेनर हो गया, ये कंटेनर हो गया एक ए का, और ये कंटेनर हो गया एक बी का। फाइन। अब क्या है कि अब इसका जैसे कि पार्शियल प्रेशर की अगर हम बात करें तो इसका प्रेशर क्या होगा, P0A, ठीक है, ये तो वेपर प्रेशर की बात हो जाएगी, और ये हो जाएगा P0B।
अभी ये प्योर का प्रेशर है, ये प्योर ए, प्योर लिक्विड ए का प्रेशर है, ये प्योर लिक्विड बी का प्रेशर है, ये नॉट लग रहा है, समझ आ रही है बात। लेकिन अब जब मैं इनका सोल्यूशन बना दिया और मैंने ए बी रख दिया, ठीक है, तो अब इस वाले सोल्यूशन में भी कुछ प्रेशर होगा ए का अपना इंडिविजुअली, ठीक है, मैं मानती हूँ अब मिक्स वाला प्रेशर होगा, लेकिन ए का कुछ अपना प्रेशर होगा। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ए, यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, और पी बी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इनटू द सोल्यूशन। यानी कि आप समझिए, अगर मैं यहीं पे नॉट लगा देती हूँ, ठीक है, नॉट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये प्योर वाले का, ये प्योर ए का है, ये प्योर बी का है। लेकिन अगर मैंने नॉट नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट पी ए और डायरेक्ट पी बी लिखा, तो पी बी का मतलब क्या हो गया, सोल्यूशन में, इसको हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन, और पी बी मतलब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन द सोल्यूशन। मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, फिर भी जहाँ जहाँ टर्म आएगा मैं आपको एक्सप्लेन पूरी अच्छी तरह से करूँगी। सो आते दोबारा से अपने डेफिनेशन पे। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर मतलब क्या है कि गैस, हमने लिक्विड में, हमने क्या किया, गैस को लिक्विड में मिलाया, अब उस सोल्यूशन के अंदर गैस का अपना कुछ होगा प्रेशर, सोल्यूशन के अंदर की बात कर रही हूँ, उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, तो वो पी से रिप्रेजेंट होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी उस गैस का मोल फ्रैक्शन जो होगा, उसमें मोल फ्रैक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है आपको ये टर्म समझ आ गई होगी। फिर से इसने हेनरी कांस्टेंट लगाया और एक और रिलेशन निकाला। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो आपका ये वाला रिलेशन हो गया एक, और एक आपका ये वाला रिलेशन हो गया, ये दोनों रिलेशन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझिए हेनरीज लॉ आपके लिए पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आते हैं इस चीज़ पे, तो क्या है यहाँ पे एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाएगा, आपसे पूछेगा यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, या आपसे एक भी हेनरी लॉ का एक एग्जांपल पूछ लेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ में देखें तो इट इज़ यूज इन कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर। ऑब्वियस है, क्योंकि कैसे, अगर मुझे आपको पता होगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पीछे आप टेबल अगर जब रीड करेंगे तो आप देखेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाते हैं, तभी तो वो निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया आपका। सो हम जो गैस मिलाते हैं उसमें हम प्रेशर अप्लाइड करते हैं, तो ऊपर हमने पढ़ा था कि हम जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड करेंगे उतना ज़्यादा गैस उसमें डिजॉल्व होगा। सो वो वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो गई। यूज इन डीप सी डाइविंग और यूज एट अ हाई एल्टीट्यूड, तो जो ये दोनों चीज़ें हैं, ये तीनों इसके एप्लीकेशंस हो गए, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, तो लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ में क्या है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई। तो ये लॉ कब एप्लीकेबल है, जब आपका ये जो हेनरीज लॉ है, जब आपका प्रेशर क्या है, लो, और टेम्परेचर क्या है, हाई। ये लिमिटेशन आ गई एक हेनरीज लॉ की। दूसरी लिमिटेशन क्या है, जो सोल्यूट है डोंट एसोशिएट और डिसोशिएट विद द सॉल्वेंट। हाँ ऑब्वियस है कि वो टूटना या जुड़ना, एसोशिएट और डिसोशिएट मतलब आपको पता हो, डिसोशिएट मतलब टूटना और एसोशिएट मतलब जुड़ना। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए अगर हमें हेनरीज लॉ का एप्लीकेबल करना है तो, क्योंकि मास की बात आ जाती है, अगर ऐसा हुआ तो मास में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, इसलिए हमें ये चीज़ नहीं ध्यान रखनी। तो अब मुझे लगता है आपने ये पूरे नोट्स, मैंने आपको बहुत अच्छे से अपनी पूरी बेस्ट दिया मैंने अपना, आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।